Okay, so the next major section of this chapter is about Gauss law. गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉस लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. एज ऑफ नाउ गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एरिया एज वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एरिया एज वेक्टर. लोगों को लगता है दैट एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैंने बोल दिया किसी का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, आई एम डन. नहीं, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि डायरेक्शन क्या है. ठीक है, अब देखो क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी. सपोज एक क्यूबॉइड है. ठीक है, मैं उसका ये वाला फेस सामने से देख रही हूँ, दिस फेस, तो मुझे इसका एरिया कुछ अलग से नज़र आएगा. अगर कोई पर्सन इसे इस फेस से देख रहा है तो उसे ये वाला साइड दिखाई देगा. ठीक है, तो क्यूबॉइड एज अ होल एक 3D फिगर है, उसके अलग अलग सरफेसेस हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं. तो अगर मैं सामने से देखती हूँ तो मुझे ये वाला एरिया दिखाई देगा, और अगर कोई इंसान इधर से देख रहा है तो उसे ये छोटा वाला एरिया नज़र आएगा. ठीक है, इसलिए एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन से देख रहे हो, उसी डायरेक्शन में आपको एरिया दिखाई देगा. एक सर्कल है, एक सर्कल को आप सामने से देखोगे आपको पूरा ये पार्ट नज़र आएगा, लेकिन आप उसे एकदम साइड से देखोगे तो आपको एक लाइन की तरह वो चीज़ नज़र आएगी. समझ आ गई बात, एक सर्कुलर आर्क की तरह वो चीज़ नज़र आएगी. तो एरिया इज़ अ वेक्टर. ऑलराइट, तो ये एरिया है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी एस वेक्टर से. डी एस मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल एरिया, तो डी उसके लिए और एस सरफेस एरिया का सिंबल हो गया. तो डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस इंटू एन कैप, जहाँ पे डी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया एंड एन कैप इज द डायरेक्शन. ठीक है, अब ये डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जो भी आप प्लेन ले रहे हो, एरिया तो प्लेन का ही कैलकुलेट करोगे ना, प्लेन फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो जो भी प्लेन फिगर आप ले रहे हो उसका परपेंडिकुलर जो भी चीज़ होगी, परपेंडिकुलर वेक्टर को ही हम क्या लेंगे, उसका डायरेक्शन वेक्टर लेंगे. क्लियर है ये बात. ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये हमने एक प्लेन शीट ले ली, इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन भी है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन भी है, तो हम कौन सी वाली लाइन को इसका एरिया वेक्टर लेंगे. तो आंसर है किसी को भी ले सकते हो. ठीक है, कन्वेंशनली ये वाला जो साइड होगा हम इसको पॉजिटिव अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले लेंगे. अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाले को नेगेटिव ले लेंगे. तो इस वाली चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब जो क्लोज्ड फिगर्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर्स जैसे आपने क्यूबॉइड ले लिया, जैसे आपने एक क्लोज सिलेंडर ले लिया, तो उसमें जो भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है हम उसको लेते हैं आउटसाइड ऑफ द प्लेन. जैसे ये आपका सिलेंडर था. ठीक है, सिलेंडर का एक तो ये वाला सरफेस होगा, एक ये वाला सरफेस होगा, और एक ये सर्कुलर सरफेस होगा. ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, सॉरी. तो इधर के लिए एरिया वेक्टर इधर बाहर जाता हुआ नजर आएगा परपेंडिकुलर, इधर के लिए बाहर जाता हुआ. इस वाले पर्टिकुलर अगर मैंने ये एरिया ले लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाहर जाते हुए, ये वाला ले लिया तो इसके लिए भी बाहर जाते हुए. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, द एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर एंड इट शुड कम आउट ऑफ द फिगर, बाहर आना चाहिए. ठीक है, जैसे इस तरीके से ये आपका फिगर है. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको मूव करना है एंड आउटसाइड निकालना है. ये सिलेंडर का तो मैंने अभी बता दिया. सो दिस वाज फर्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर यूजिंग गॉस लॉ. क्या था, एरिया एज वेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले इसका सिंबल इज फाई. ठीक है, तो electric flux over an area in an electric field represents the total number of field lines crossing that area. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, कोई एक एरिया ले लिया आपने, ये प्लेन फिगर का एरिया ले लिया, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया. ओके, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना है. जब भी हम किसी चीज़ का फॉर्मूला निकालते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी फाई, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है एक पर्टिकुलर एरिया से, उस पर डिपेंड कर रहा है.
ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। अब ये फर्स्ट फिगर अगर हम देख लें, ये वाला फिगर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि जो फ्लक्स है इट डिपेंड्स ऑन ई। ओके, नेक्स्ट चीज़ है वो एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे निकलेंगी। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में ऑब्वियसली फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेंगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, क्योंकि सेकेंड का एरिया कम है। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन एरिया डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डिफरेंट। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमें क्या मिल गई, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करता है दैट इज एंगल, कि कौन से एंगल पर आपका एरिया है। जैसे फर्स्ट में अगर ये एकदम परपेंडिकुलर रखा है तो बहुत सारी फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, अब इसी को मैं इस वाले फिगर में मैंने जो ये एरिया था इसको रोटेट कर दिया हल्का सा, तो अब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थी वो थोड़ी बहुत तो ऐसे ही निकल जाएंगी ना विदाउट पासिंग थ्रू द एरिया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल यानी थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या, कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। समझ आ गई ये बात। ठीक है, तो तीन चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, देखो, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। किसका प्रोडक्ट है, जो फ्लक्स है वो किसका प्रोडक्ट है, एक तो एरिया का, दूसरा एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कॉम्पोनेंट, जो एरिया वेक्टर के साथ है। ठीक है, तो देखो ये वाला, ये एरिया वेक्टर आपने लिया, ठीक है, सॉरी एरिया लिया, इसका एरिया वेक्टर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो मैं इसको बोल देती हूँ ds। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये है, तो लेट दिस एंगल बी थीटा। मैंने बोला कि जो आपका फ्लक्स है वो किसका प्रोडक्ट है, इस एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कॉम्पोनेंट, जो एरिया के साथ है। तो अगर ये E है तो इस वाली साइड में E का कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा, E cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, E cos थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ds इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कॉम्पोनेंट जो किस साइड है, एरिया की साइड है, मतलब जहाँ पर एरिया वेक्टर है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, तो अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं तो उसके थ्रू हमें छोटा सा फ्लक्स मिलेगा जिसको हम लिख देते हैं डी फाई। डी फाई इज ds इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई बाहर ले लिया तो ds कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। जब भी कॉस आता है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो डी फाई कितना हो गया, ई डॉट डी एस। क्या ये चीज़ क्लियर है, डी फाई क्या आ गया, ई डॉट डी एस। तो बेसिकली ये आ गया आपका एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप क्या कर दोगे, ऐसे हर छोटे छोटे एरिया को आप समेशन कर दोगे, समेशन या फिर इंटीग्रेशन। समेशन या इंटीग्रेशन मैंने बताया, समेशन इंटीग्रेशन में कब कन्वर्ट होता है, जब जो आपने ये ds लिया है वो बहुत छोटा हो। अगर आप बहुत छोटे 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 एरियाज ले रहे हो और उनका आप सम करना चाहते हो तो सम की जगह हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फाई क्या है, ई डी फाई यानी ई डॉट डी एस। वेन योर ds इज टेंडिंग टू 0, मतलब ds इज वेरी स्मॉल, तो दिस समेशन साइन चेंजेस टू इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, फाई इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और जब भी हम इंटीग्रेशन पे ये वाला साइन लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो जब हम ये जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे फ्लक्स की या गॉसियन सरफेस की, क्लोज सर्फेसेज होंगे, इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे हम एक सर्कल लगा देंगे टू इंडिकेट इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स फॉर प्लेन सर्फेस। हमें अब फ्लक्स का फॉर्मूला मिल चुका है, तो अब हमें बस ये देखना है कि कब हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा और कब मिनिमम फ्लक्स। केस 1 इज व्हेन द प्लेन ऑफ द सर्फेस इज परपेंडिकुलर टू ई। जैसे ये आपका प्लेन सर्फेस रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ऐसे। तो आप खुद सोचो ना, अगर परपेंडिकुलर हो गया तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया के थ्रू तो पास हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक्चुअली 0 हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मूला से देखें तो फर्स्ट केस है व्हेन प्लेन ऑफ द सर्फेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो प्लेन है सरफेस का वो परपेंडिकुलर रखा गया। इस तरीके से अगर आपका प्लेन है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का एक सिनेरियो होगा। तो इधर ध्यान से देखो, अगर एरिया वेक्टर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है, थीटा हो गया 0। अगर थीटा 0 हो गया इसका मतलब E इज पैरेलल टू ds। फ्लक्स का फॉर्मूला इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds, ये हो गया E ds cos थीटा, यानी cos थीटा इज 0 मतलब 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, E डॉट ds। और जब इंटीग्रेट करोगे तो E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, छोटे छोटे सर्फेस एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हो तो पूरा सर्फेस एरिया मिल जाएगा। मतलब E इंटीग्रेशन ds को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एस। छोटे छोटे इसका सर्फेसेस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा सर्फेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये E इंटू एस विच इज मैक्सिमम ऑफ कोर्स, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट, अरे फ्लक्स इज E डॉट एस ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हो गया न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, ठीक है। नाउ when plane of the surface is parallel to electric field, plane of the surface is parallel, plane of the surface उसी डायरेक्शन में रखा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा उस केस में, ध्यान से देखो, अगर ये केस है तो इधर देखो, ये तुम्हारा प्लेन है और वो उसी डायरेक्शन में रखा है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की साइड आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds, है ना, यानी E ds कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0, तो फाई कितना हो गया 0। सो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब दोनों के बीच में जो एंगल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में द एंगल इज 0 डिग्री, एंड मिनिमम कब मिलेगा, जब उनके बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो जो गॉस लॉ है उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ वील डू इन द नेक्स्ट क्लास।